बीच में सर यहाँ अजमल खां तबिया कॉलेज फिर आ गए, आप प्रोफेसर हैं इलाज में तकबीर डिपार्टमेंट के, और वो स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट है। यूनानी में इलाज में तदबीर का सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, आप जिसके चेयरमैन हैं। सर ने बहुत सारी थेसिस सर के अंडर रिसर्च हुई, 25 साल के आसपास का सर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और बेहतरीन काम है सर का लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स को, जॉइंट पेन को, और डाइजेस्टिव सिस्टम पे सर का अप्रोच है। इस पूरे सफर में जो 1 घंटा सर आपसे रहेंगे, आप लोग महसूस कीजिएगा इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है सर को सुनेंगे तो आप एंथुसियाज्म फील करेंगे, इस कोर्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। बिला किसी तहमीद के कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर तबरेज अख्तर लारी साहब, जो सीसीआई मेंबर रह चुके हैं, 15 साल आपने स्टेट के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पे सर्विस दी है, और अभी अभी सर ने वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट एक्सेप्ट की है कॉलेज के लिए। मैं उनको गुजारिश करूंगा कि आप प्रोफेसर अनवर साहब को बाकायदा वेलकम करें। तबरेज अख्तर लारी सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आई ऑडिबल? मुझे आप सुन पा रहे हैं सब लोग? यस सर। यस सर। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये 15 दिन का ट्रांजिशनल प्रोग्राम SIM नाम के हिसाब से उन बच्चों के लिए है जो कि नया एडमिशन है। इसका पर्पज ये है कि आप इस 15 दिन में बिफोर द सिस्टम या बिफोर द सारी चीज़ों जानने से पहले ये जान दें कि व्हाट इज़ द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आप क्यों इस सिस्टम में आए हैं, इस सिस्टम का मेरिट्स क्या है। और इसको हम लोगों ने कहने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के फैकल्टीज़ को, नॉट ओनली जो है टीचिंग फैकल्टी, नॉन टीचिंग फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव फैकल्टीज या और भी जो फैकल्टीज हैं जो कि मोटिवेट आपको कर सकते हैं, वो यूनानी में उनका क्या वो है योगदान है, उसको आप जानें ताकि आपका कॉन्फिडेंस इसमें बना रहे और कंटिन्यू करें। उसी सिलसिले में जनाब डॉक्टर अनवर साहब को आज हम लोगों ने तकलीफ दी है। डॉक्टर अनवर साहब के बारे में अभी आपने बताया, काफ़ी जो है 20 साल का लगभग इनको टीचिंग एक्सपीरियंस है, डिफरेंट टीचिंग इंस्टीट्यूशन में काम करने का इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। अभी ये जो है चेयरमैन जो है इलाज बिल तदबीर AMU में है। इत्तेफाक से अभी कुछ दिन पहले सर के दरबार में जाने का इत्तेफाक हुआ, और सर काफ़ी बिजी है, वहाँ भी NABL जो है लागू कराने में लगे हुए हैं। तो सर से मेरा रिक्वेस्ट है, सर एक तो बता दें इसमें वेलकम है, और सर को ये भी इंफॉर्मेशन दे दें कि इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा अभी हम लोगों ने नया PG शुरू किया है सर। इसी साल मेरा PG का भी फर्स्ट बैच आया है, तो उसका अभी रेगुलर क्लासेज हम लोग शुरू नहीं कर पाए थे, तो ऑनलाइन हमने अपने सारे PG स्टूडेंट को भी जोड़ रखा है सर, ताकि वो यूनानी के बारे में फंडामेंटली जो है अवेयर हो सके, दूसरे इंस्टीट्यूशन के बारे में भी अवेयर हो सके। तो सर से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इसका ख्याल रखते हुए कि PG का भी स्टूडेंट है, उनके लिए भी कुछ जो है आप नसीहत करना चाहेंगे या कुछ जो है टिप्स देना चाहेंगे, हाउ दे स्टार्ट देयर PG इन द जो है फर्स्ट सेशन में। इन्हीं बातों के साथ फिर एक बार सर का वेलकम है अनवर साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया कि सर आपने टाइम दिया, और तनवीर हम चाहेंगे कि अब आप शुरू करें, इंटरप्शन नहीं करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मे आई ऑडिबल? तनवीर साहब मेरी आवाज़? यस सर ऑडिबल। यस सर ऑडिबल। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर से प्रोफेसर एमज़ियाउद्दीन साहब, प्रिंसिपल तिब्बिया कॉलेज, गवर्नमेंट तिब्बिया कॉलेज पटना, वाइस प्रिंसिपल तबरेज़ अख्तर लारी साहब का, और बिलखुसूस मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने डॉक्टर तनवीर साहब का, जो मुस्तकिल मेरे टच में हैं, और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन्होंने मुझे इनविटेशन दिया कि आपको एक हम ट्रांजिशन प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और उसमें आपको एक लेक्चर देना है, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना है। मैं सबसे पहले प्रिंसिपल ज़ियाउद्दीन साहब को और उनकी टीम को हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट कॉलेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 15 डेज ट्रांजिशन प्रोग्राम को इसने शुरुआत की है, और इतने बड़े पैमाने पर इन्होंने शुरुआत की है
कि पूरे 90 आवर्स कवर किए हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद ही हिंदुस्तान का कोई बड़ा डिग्नेटरी ऐसा है जो इसमें एज ए रिसोर्स पर्सन जिसका लेक्चर अवेलेबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इनिशियली मेरा टॉपिक जो दिया गया था वो दिया गया था कि क्लिनिकल एक्सपोजर इन यूनानी मेडिसिन, लेकिन मैंने तनवीर साहब से ये दरख्वास्त की कि मुझे टॉपिक को, चूँकि ये BOMS में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है BOMS कोर्स में, उनको एड्रेस करना है हमें। तो मैं अगर उन बच्चों को ये बताऊं कि यूनानी ग्रेजुएट्स का इन इंडिया, इन अब्रॉड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्योंकि ओवरऑल तालीम का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिले। और अल्लाह का शुक्र है और एहसान है कि सबसे पहले तो मैं जिन बच्चों को एडमिशन मिला है इनको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि इनको ऐसे इल्म में एडमिशन मिला है जिससे ये इंसानियत की खिदमत करेंगे। और इस्लाम में और मज़हब में हमारे जिन उलूम का जिक्र किया गया है उसमें सबसे बेहतर इल्म जो है वो इल्म दीन है और फिर इल्म अब्दान है। तो हम लोग को इस बात को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हम लोग वाकई जो है वो फ़ख्र करना चाहिए इसके बात पर कि हम इल्म अब्दान से मुताल्लिक हैं और हमारे फ़न तिब का पूरा इन्हिसार जो है वो इल्म अदियान से है, जिसमें हम जो सबसे अच्छी खिदमत इंसान कर सकता है वो इंसानियत की खिदमत कर सकता है। तो हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, इसके लिए अल्लाह ताला ने हमको चुना है। तो इसके लिए हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम एक बेहतर तबीब बन करके हम सिस्टम को, निज़ाम को और इंसानियत की खिदमत करेंगे। दूसरा, जब भी कोई आदमी जो कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उसके जहन में बहुत सारे खाके होते हैं कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, मेरी ये अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और अब जो आजकल के बच्चों का जो कंसेप्ट है वो PCB और मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चों का जो कंसेप्ट होता है कि हम सबसे पहले नीट क्वालिफाई करें और उसके बाद उनका मेडिकल की स्ट्रीम में एडमिशन हो, एंड सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन का अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है। मैं उन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो ग्रोथ हो रही है पूरे वर्ल्ड में और जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एक्सेप्टेबिलिटी हो रही है, उसमें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक ऐसा मेडिसिन है जिसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत सारे बढ़ रहे हैं। न सिर्फ इंडिया तो ये है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड लीडर इन द आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इवन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन सिर्फ हिंदुस्तान में ही जो यूनानी कॉलेजेस हैं वो 46 यूनानी कॉलेजेस हैं, जिसमें तकरीबन 12 या 14 कॉलेजेस जो है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं। टोटल यूनानी में डिस्पेंसरीज जो इंडिया में है वो 16,211 है। इसके अलावा CCREM के अंडर में हमारे पास जो रिसर्च यूनिट्स हैं इनकी तादाद भी अच्छी खासी है, जो जिसमें हम रिसर्च इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं ये बच्चों को बताना चाहता हूँ कि वो लोग बच्चे अपनी मेहनत करें इस सिस्टम में और वो अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करें, एकेडमिकली भी अपने आप को इस्टेब्लिश करें, क्लिनिकली भी इस्टेब्लिश करें, रिसर्च में अपने आप को इस्टेब्लिश करें। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि बच्चों को ये मालूम नहीं कि यूनानी के ग्रेजुएट्स और यूनानी के पोस्ट ग्रेजुएट इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो सकता है। तो मैं बहुत ही ब्रीफ बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि इनकी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है। सबसे पहली चीज़ ये है कि BOMS ग्रेजुएट करने के बाद बच्चे को जो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स इन हॉस्पिटल। ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट में यूनानी डिस्पेंसरी मौजूद है जहाँ उनका अपॉइंटमेंट एज ए मेडिकल ऑफिसर, एज ए चिकित्सा अधिकारी A ग्रेड ऑफिसर्स में होता है। तो सबसे पहले ये है कि वो सिर्फ BOMS करने के बाद दे कैन चूज गवर्नमेंट जॉब जिसमें एज ए मेडिकल ऑफिसर उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है। मेडिकल ऑफिसर के अलावा जो है वो डिस्पेंसरी के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने टॉप स्टेट्स हैं, खासतौर से कैपिटल्स में एक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज की डिस्पेंसरीज ओपन की हैं, जिसकी हर डिस्पेंसरी में एलोपैथिक डिस्पेंसरी के साथ साथ उनके साथ यूनानी, आयुर्वेदिक और सिद्धा दूसरे सिस्टम की डिस्पेंसरीज भी अटैच हैं। तो यू कैन बिकम द मेडिकल ऑफिसर इन CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज में आप अपने BOMS के ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद जा सकते हैं। थर्डली यू कैन आप खुद अपने प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आगे
बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के इम्कानात नहीं होते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाना है। मैं आपको यकीन के साथ बताता हूँ कि हिंदुस्तान में आपको तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट ऐसा मिलेगा जहाँ पर आपको 4-5 लीडिंग प्रैक्टिशनर यूनानी के मिलेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में मेहनत की है, क्लिनिकल लाइफ में मेहनत, एंड दे आर रनिंग ए नर्सिंग होम। मुझे अलीगढ़ में मालूम है, मुझे दिल्ली में मालूम है, मुझे लखनऊ में मालूम है, इसी तरह से पटना में भी देयर नंबर ऑफ यूनानी ग्रेजुएट्स, they are practicing either in private practice, they are establishing यूनानी हॉस्पिटल्स, और इन्होंने यूनानी नर्सिंग होम जहां पर आप इंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, आप खुद दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो दैट इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूनानी ग्रेजुएट्स। दूसरी चीज ये है कि फिर आप जो है वो आप अपने एजुकेशन को इसके साथ साथ बढ़ाएं। ग्रेजुएशन करने के बाद देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपको बहुत सारे आपके रास्ते और खुल जाते हैं। पर्टिकुलरली यू कैन बिकम ए टीचर, आप लेक्चरर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस, इन द प्राइवेट कॉलेजेस, इन द नेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो देयर इज अगेन ए गुड अपॉर्चुनिटी। अगर बीएमएस करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन को ऑप्ट करते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन को ऑप्ट करने के बाद आपको टीचिंग फैकल्टी में जो एट पार ऑफ स्टेट गवर्नमेंट स्केल, एट पार ऑफ द यूजीसी स्केल, एट पार ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट स्केल्स, हमारे बहुत सारे ग्रेजुएट जो हैं पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे अभी इससे पहले डॉक्टर अंजर आलम आपको खिताब कर रहे थे, ही इज द असिस्टेंट प्रोफेसर इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। तो इवन फ्यूचर में देयर आर सो मेनी अपकमिंग नेशनल इंस्टीट्यूट्स आर कमिंग, पर्टिकुलरली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन एक गाजियाबाद में अभी स्टैब्लिश होने जा रहा है, जिसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है। वेरी सून दे विल स्टार्ट, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आनी है। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद यू कैन चूज एन एकेडमिक लाइन, यू कैन चूज द रिसर्च लाइन। तो रिसर्च में आप जा सकते हैं, एकेडमिक में जा सकते हैं। इसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, यूनानी की बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, वो यूनानी ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को अपने यहाँ एज ए रिसर्चर, एज ए चीफ फार्मासिस्ट वो अपने यहाँ एब्जॉर्ब करती है। अदर देन देयर इज अगेन एक अपॉर्चुनिटी हमारे यूनानी ग्रेजुएट्स के लिए है कि दे कैन स्टार्ट देयर ओन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। वो अपनी, हमारे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बीएमएस कोर्स करने के बाद, जैसे कि क्योर हर्बल रेमेडीज है, क्योर हर्बल रेमेडीज के जो ओनर हैं, he was my student at the Jamia Hamdard, and after completing BMS course he started यूनानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्योर हर्बल रेमेडीज। आज जो है वो करोड़ में उसका टर्नओवर है। तो देयर आर लॉट, क्योंकि ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स होने के साथ साथ इसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी चांसेस हैं, और आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अदर देन दिस देयर इज ए ड्रग सेक्टर्स, स्टेट गवर्नमेंट के जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वहां पे यू कैन बिकम ए मेडिकल ऑफिसर, यू कैन बिकम द चीफ फार्मासिस्ट। ये स्टेट में भी है, और हर सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरीज है, वहां के ऊपर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यू कैन बी अपॉइंटेड एज ए चीफ फार्मासिस्ट। इसी अलावा जो आजकल हर्बल ड्रग डेवलपमेंट का काम चल रहा है, पूरी दुनिया में हर्बल ड्रग डेवलपमेंट का काम पे चल रहा है, जहां पर यूनानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैन बी अपॉइंटेड एज ए रिसर्चर इन द क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च लेबोरेटरीज। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन ये कि आप इंडिया से बाहर भी बहुत सारी जगहों पर इसके चांसेस बढ़ रहे हैं जहां पे हर्बल ड्रग डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। तो यू कैन बी अपॉइंटेड एज ए रिसर्च ऑफिसर। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज है, नेशनल हेल्थ मिशन और इसके अलावा नेशनल आयुष मिशन, जहां पे देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि आपको वहां पे अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहां पर यूनानी ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। दे कैन बी, शर्त ये है कि आपको अपने आप में एक्सेल करना है। देखिए, किसी भी फील्ड में अगर आपने आपको एक्सेल कर लें तो वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार करती है, आपको सर्विसेज का इंतजार नहीं करना होता है। तो ये मैंने आपको चंद सेक्टर्स बताए कि मेडिकल सेक्टर हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, डिस्पेंसरीज हो सकती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट सीसीआरएम के सेंटर्स हो सकते हैं, सीजीएचएस के सेंटर्स हो सकते हैं, जहां पर यूनानी ग्रेजुएट्स को अपॉइंटमेंट होता है। आए दिन आप एम्प्लॉयमेंट में देखें, इनके जॉब्स आते रहते हैं, सर्विसेज आती हैं। तो मैं अपने यूनानी ग्रेजुएट्स को यह अश्योर करना चाहता हूँ कि फॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसे सिस्टम में एडमिशन लिया है जहां पर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग देम, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनका इंतजार कर रही हैं।
दूसरी चीज जो मैं बात बच्चों से करना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ बीओएमएस करने के बाद अपने आप को वहां तक महदूद ना करें। आपको ये सोचना चाहिए कि आपको इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, एंड देयर आर नंबर ऑफ कोर्सेज जहां पे जाने के बाद यू कैन चेंज योर डायरेक्शन। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ग्रेजुएशन, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चा आईएएस और आईएफएस, आईआरएस और आईपीएस की तैयारी कर सकता है, यूनानी ग्रेजुएट भी कर सकते हैं। तो आपको कॉम्पिटिटिव स्ट्रीम में आना है, एंड यू कैन, आप अपने आप को बीएमएस करने के बाद, एमडी में आने के बाद आपके पास बहुत टाइम है, आप जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। अभी मुझे बड़ी खुशी हुई, लास्ट ईयर मैं हैदराबाद गया, तो हैदराबाद में मुझे एक अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था। जब अवार्ड देने के लिए बुलाया गया तो वहाँ पे मुझे अवार्ड जो दिया वो वहाँ पे डॉक्टर वसीम रहमान साहब वाज द चीफ गेस्ट। तो उनसे मैंने अवार्ड लिया। तो अवार्ड लेने के बाद उन्होंने मुझे कहा सर आप, तो मैंने पूछा भाई आप वसीम साहब आप कैसे? बोले मैंने सर एमडी करने के बाद मैंने आईआरएस की तैयारी की और आईएएस की तैयारी की। नाउ एंड आई एम इनकम टैक्स कमिश्नर इन हैदराबाद। तो हमारे फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन से 2 लोग ऐसे हैं जो आईएएस और आईआरएस को क्वालिफाई करके जा चुके हैं फ्रॉम द यूनानी स्ट्रीम। तो ऐसा है, जिस तरह से अदर स्ट्रीम के लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, आईपीएस की तैयारी करते हैं, आईआरएस की तैयारी करते हैं, हमारा यूनानी ग्रेजुएट्स भी इसके बाद लॉट ऑफ टाइम, बशर्ते कि आपको डिटर्मिनेशन करना है, डिसीजन लेना है कि आपको यूनानी ग्रेजुएशन करने के बाद आप जिस तरह से दूसरे ग्रेजुएट जो हैं वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के स्ट्रीम में जा सकते हैं। यू आर आल्सो फ्री, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी कंपटीशन को क्वालिफाई। और देयर इज अ रोल मॉडल्स आर देयर, 2 यूनानी पोस्ट ग्रेजुएट करंटली वर्किंग इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। वन इज वसीम रहमान, सेकंड का नाम तनवीर साहब बता देंगे, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है। दूसरी चीज क्या है कि आप बीएमएस का कोर्स करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की अपॉर्चुनिटीज पहले बहुत कम महदूद थी। सिर्फ अलीगढ़ तिब्बिया कॉलेज में और हमदर्द में 2 जगह पे पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ करता था। आज की डेट में तकरीबन 260 सीट्स वो इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स हैं। अलीगढ़ में तकरीबन 40 सीट्स हैं, एनआईएम में 60 सीट्स हैं, रिसेंटली आपके पटना में पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ है, सीसीआरएम की यूनिट, एंड मोस्ट ऑफ द सीट्स आर पेड सीट्स, जहां पर आपको तकरीबन 3 साल तक 70,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो दिस इज, आपको बीएमएस में एडमिशन लेने के बाद आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का एम एंड ऑब्जेक्टिव है तो फ्रॉम द डे 1 जो स्टार्ट आप अपना प्रिपरेशन तैयार कर दें और आपको यूनानी इंस्टीट्यूट में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल सकता है। और डेफिनेटली पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। डेफिनेटली आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही देयर आर सर्टेन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आर देयर। हमारे यहाँ भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फार्मेसी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इलाज विद तदबीर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा some other courses, or now in current coming days we are going to start some other postgraduate courses in यूनानी मेडिसिन। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं। एक बड़ी अच्छी पहल ये हुई है कि देयर सर्टेन इंस्टीट्यूशन हैज स्टार्टेड द पीएचडी कोर्स, और उसमें जो है वो फर्स्ट जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन ने पीएचडी कोर्स शुरू किया है, और उसके बाद जो है सीसीआरएम ने पीएचडी कोर्स शुरू किया है। अलीगढ़ का पीएचडी कोर्स भी अंडर प्रोसेस है। आई होपफुली within 1 or 2 years PhD course will be started. So after completing MD course you can do your master's course, and recently अभी मैंने जो है वो कुछ एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि इंडियन आईआईटी बॉम्बे ने एक कोर्स शुरू किया है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एंड यूनानी पोस्ट ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल टू अपीयर इन द कोर्स ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। जिस तरह से एमबीबीएस के लोग जो है अपीयर हो सकते हैं, इस तरह से यूनानी ग्रेजुएट और आयुष ग्रेजुएट भी, बल्कि वहां पे उसका एडवर्टाइजमेंट भी अभी निकला हुआ था चंद दिनों पहले। तो इवन जो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज बहुत सारे शुरू हो रहे हैं, उन कोर्सेज में भी वो एलिजिबल करार दे रहे हैं कि वो बीएमएस किया हुआ बच्चा या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा वो पीएचडी कर सकता है। अगर पीएचडी करने के बाद दे कैन कम इन द मेन स्ट्रीम, बिकॉज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज द न्यू एंड इमर्जिंग ब्रांच ऑफ मेडिकल फील्ड, जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सिमिलरली कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर बीएमएस के बाद हमारे बच्चे बहुत सारे सोचते हैं कि बीएमएस में बोर हो गए, हम अदर डिसिप्लिन में नहीं जा सकते। मैं उनको बताना चाहता हूं यू कैन गो इन अदर डिसिप्लिन आल्सो। जो आपके इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने 2 कोर्सेज शुरू किए हैं, एमएससी इन फिजियोलॉजी, एमएससी इन एनाटॉमी, एंड द बीएमएस ग्रेजुएट इज एलिजिबल टू अपीयर इन द एमएससी
फिजियोलॉजी एंड एमएससी एनाटॉमी, और फिजियोलॉजी करने के बाद जो है यू कैन परस्यू द पीएचडी इन मेडिकल कॉलेज। मुझे एक अच्छी तरह से मालूम है, हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर हफीज साहब, he did BMS from पुणे, और पुणे में वो लेक्चरर थे, then he did MSc, then PhD, then now he is professor in पुणे मेडिकल कॉलेज। पुणे के मेडिकल कॉलेज में फिजियोलॉजी में वो प्रोफेसर है। तो आप अपनी स्ट्रीम में से डाइवर्ट करके मेन स्ट्रीम से अदर स्ट्रीम में जा सकते हैं, बशर्ते कि आज का जमाना जो है वो कंपटीशन का है, यू कम्पीट द कंपटीशन। तो मैं बताना चाहता था कि आप एमएससी फिजियोलॉजी कर सकते हैं, एमएससी एनाटॉमी कर सकते हैं, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज मौजूद है। इसी तरह से एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च देयर आर इन हरियाणा एंड वन यूनिवर्सिटी इज देयर, वहाँ पे एमएससी क्लिनिकल रिसर्च में यूनानी ग्रेजुएट डायरेक्टली एडमिशन ले सकता है, और एमएससी क्लिनिकल रिसर्च करने के बाद वो भी पूरी दुनिया में कहीं भी क्लिनिकल रिसर्च की फील्ड में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता है। इसी तरह से जो है वो हमदर्द यूनिवर्सिटी में जैसे एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, बीएमएस करने वाला बच्चा जो है वो एमबीए कोर्स में और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में एडमिशन ले सकता है। तो मैं कहता हूँ कि एकेडमिक्स में देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। तो ये बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं जिसमें आगे चल करके आपको बहुत सारा स्कोप और इसके रास्ते ओपन होते चले जाते हैं। इसी तरह से पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद वो फॉरेन कंट्रीज में वो किसी हॉस्पिटल के एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड। इसी तरह से जो इंश्योरेंस कंपनीज है वहां पे भी हमारे बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो ये जो है दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो ये है कि देयर आर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी आफ्टर कंप्लीटिंग बीएमएस कोर्स। सिर्फ ये नहीं कि बीएमएस कोर्स करने के बाद आप कन्फाइंड हो जाते हैं कि आपको जो है वो सिर्फ एक कोर्स में या एक डिसिप्लिन में जाना है। आपकी अपॉर्चुनिटीज एंड यू आर इक्वल टू अदर स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन, अदर स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन, चाहे वो एमबीबीएस है, चाहे वो बीएमएस है, चाहे वो सिद्धा का कोर्स है। शर्त यह है कि आपकी ग्रूमिंग इस तरह से होनी चाहिए और आपको अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को पहले से डिसाइड करके चलना चाहिए। तो ये मैं बच्चों को बता रहा कि इनके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, बशर्ते कि इनको अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, इस तरह से अपने एकेडमिक्स को मजबूत करना है, शुरू से अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को तय करना है कि व्हाट दे वांट टू बिकम इन फ्यूचर। तो उस लिहाज से उनको उनके रास्ते अपने आप होते हुए चले जाएंगे। तो ये तो बात जो मैं अपने लेक्चर से रिलेटेड कर रहा था। दूसरी बात जो है वो अभी प्रिंसिपल साहब ने डॉक्टर तबरेज लारी साहब ने कहा कि हमारे आपके यहाँ पीजी कोर्सेज शुरू हो गए हैं और कई डिसिप्लिन में पीजी कोर्स शुरू हुए हैं आपके यहाँ इल्मुल अमराज में, और मुझे ये नहीं एग्जैक्टली मालूम किसके डिसिप्लिन में शुरू है। उस सिलसिले में आपने एक मीटिंग की थी, उसमें मुझे बुलाया गया था, लेकिन मैं आजकल जो इस वक्त कोरोना पैंडेमिक का बहुत ज़्यादा फियर है, इसकी वजह से मैं वहाँ हाजिरी नहीं दे सका। इस सिलसिले में मेरी दरख्वास्त ये है कि आप एक अलग से कोई एक मीटिंग कर लें जहाँ पे मैं उन बच्चों को क्या टॉपिक वो चूज़ कर सकते हैं। देखिए असल में सबसे बड़ा मसला ये होता है बच्चे को एमडी में एडमिशन लेने के बाद कि वो अपनी रिसर्च को कहाँ से शुरू करे, कैसे शुरू करे, वो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक को कैसे करे। तो उसमें बहुत कुछ किरदार जो है वहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं और वो सुपरवाइज़र हैं उनका होता है। हम लोग आपको एक इनपुट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके पास जो आज की डेट में जो थर्स्ट एरिया ऑफ रिसर्च है, सबसे पहले हमारे बच्चों को उन एरियाज को कवर करना चाहिए जो गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज में थर्स्ट एरियाज में आज की डेट में जो डीजनरेटिव डिसीजेज हैं। लाइक फॉर्चुनेटली उन डीजनरेटिव डिसीजन में यूनानी का इफेक्ट भी है, उनकी इफिकेसी भी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑटोइम्यून डिसीज में रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, नॉन ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, लाइफ स्टाइल डिसीज हैं। पर्टिकुलरली आज की डेट में जो लाइफ स्टाइल डिसीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं, इनका शेयर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। टॉप 10 किलर डिसीजेस को आप सामने रखें तो उनमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज और लाइफ स्टाइल डिसीज नंबर 1, 2, 3 पे आती है। और यूनानी में फॉर्चुनेटली उनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मौजूद है, प्रिवेंशन मौजूद है, उसका सक्सेसफुल मैनेजमेंट मौजूद है। तो हमको उन बीमारियों को पहले फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ओबेसिटी बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, लाइफ स्टाइल की वजह से ओबेसिटी के ऊपर हमें रिसर्च करनी चाहिए। जो लोग बच्चे पैथोलॉजी में आए हैं, पैथोलॉजी में एडमिशन लिया है, वो ओबेसिटी के कॉजेटिव फैक्टर्स के ऊपर इटियोपैथोजेनेसिस पे, जो मॉडर्न की इटियोपैथोजेनेसिस है और जो यूनानी की इटियोपैथोजेनेसिस है, इनिशियली वर्क हमको यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी कि उनको किस तरह से कोरिलेट करना है। जो मौलजात के पीजी हैं उनको ओबेसिटी का टॉपिक लेकर के यूनानी के जो प्रिस्क्रिप्शन मौजूद है, दवाएं मौजूद हैं, उनके ऊपर क्लिनिकल स्टडी करनी चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल करना चाहिए। एंटी ओबेसिटी ड्रग
जो अद्विया के लोग हैं उनको एंटी ओबेसिटी ड्रग, एंटी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग, वो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग के ऊपर क्लिनिकल वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना चाहिए। इसी तरह से जो लोग इलाजी तदबीर से रिलेटेड है उनको डिफरेंट रेजिमेंट और डिफरेंट इंटरवेंशंस को लेकर के किसी लाइफ स्टाइल डिसीज को सेलेक्ट करके उस पर काम करना चाहिए। तो लाइफ स्टाइल डिसीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एक बहुत बड़ा एरिया है, थर्स्ट एरिया है। इसमें अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, पर्टिकुलरली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कोई बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क नहीं हुआ। तो देयर इज लॉट ऑफ टॉपिक्स वो क्रिएट किए जा सकते हैं। और फिर इसके बाद इंटरनेशनल गाइडलाइंस है। देखिए ट्रेडिशनल सिस्टम में रिसर्च करने के लिए WHO की गाइडलाइंस है, ICMR की गाइडलाइंस है। तो हमारे बच्चों को और हमारे टीचर्स को ICMR की गाइडलाइंस और WHO की, पर्टिकुलरली WHO की गाइडलाइंस इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के रिसर्च करने के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया। वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। उसकी लाइट में आप अपनी रिसर्च स्ट्रेटजीज प्लान कर सकते हैं। और इस सिलसिले में अगर किसी भी बच्चे को और सुपरवाइजर को मेरी कहीं भी जरूरत हो, वो अपने टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस कर सकता है। मैं उनके एटलीस्ट उनके प्रोटोकॉल डिजाइन में पूरी तरह मदद कर सकता हूँ। तो विद दीज वर्ड्स जस्ट कंक्लूडिंग माय लेक्चर, एंड अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरी पूछना हो, तो आई वेलकम ऑल दीज क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे स्टूडेंट अभी आप सर को सुन रहे थे, सर की एक्सपर्टीज को मोटिवेट करना था, तो ये लेकर डिजाइन किया था कि कहाँ कहाँ नेशनली, इंटरनेशनली और यूनानी के बाद भी अगर दूसरे फील्ड में आप अपने आप को ले जाना चाहते हैं अपने एक्सपर्टीज या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आप जा सकते हैं। सर ने ब्रीफली हर क्षेत्र को कवर किया है। सर का इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक क्वेश्चन बच्चों का बार बार आ रहा है, चूंकि आपकी सीवी मैंने शेयर की थी कि ये नए बच्चे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इलाजी तदबीर जो है, जो नॉन ड्रग थेरेपीज जिसमें ज़्यादा शामिल है, उससे किस तरह से इलाज हो पाता है। जी मैं जवाब दूं? हेलो। यस सर, यस सर। देखिए स्टूडेंट्स को पहली चीज़ है कि इलाजी तदबीर के बारे में समझना चाहिए कि इलाजी तदबीर है क्या। इलाजी तदबीर की अगर डेफिनीशन आप पढ़ें तो इलाजी तदबीर की डेफिनीशन ये है कि असबाब सित्ता ज़रूरिया में तसर्रुफ़ करना, और असबाब सित्ता ज़रूरिया में अगर कोई चीज़ जो है वो एक्सेस में है उसको एतदाल पर लाना, और उसमें असबाब सित्ता ज़रूरिया के जो फैक्टर्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए जो तदाबीर की जाती है उसको इलाजी तदबीर कहते हैं। और इसमें इलाजी तदबीर की डेफिनीशन नामुकम्मल रह जाती है जो लोग इलाज बिल ग़िज़ा को अलग से करते हैं। तो इलाज बिल ग़िज़ा जो है वो भी इलाजी तदबीर का ही पार्ट है। कायदे में मैं इससे पहले भी मीटिंग में बोल चुका हूँ कि इसका पूरा टाइटल इलाज बिल तदबीर व तग़िया होना चाहिए, क्योंकि हमको असबाब सित्ता ज़रूरिया में तसर्रुफ़ करना है। और जो असबाब सित्ता ज़रूरिया का सेकंड वो पार्ट है, सेकंड है, पहला वो हवा है, दूसरा माकूल मशरूब है। तो हवा और माकूल मशरूब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है असबाब सित्ता ज़रूरिया का। तो तग़िया का भी पार्ट इसमें शामिल हो जाता है। तो हमको वो कोई भी तदाबीर करनी है जिससे कि हम हिफ्ज़ सेहत फराहम कर सकें, सेहत को मेंटेन कर सकें, और अगर उसको बीमारी हो गई है तो उस बीमारी का हम इलाज कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें। और नेचुरली बिल्कुल ये कहना कुछ लोगों का ये कंसेप्ट हो गया कि सिर्फ ये ड्रगलेस थेरेपी है इलाजी तदबीर, ऐसा नहीं है। इनमें बहुत सारी तदाबीर ऐसी हैं जिसमें ड्रग के साथ भी हमको तदाबीर करनी पड़ती है। तो इसको समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक बीमारी का एग्जाम्पल अपने बच्चों के लिए देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बीमारी है ओबेसिटी। अभी पिछले उसमें भी मैंने जिक्र किया था कि ओबेसिटी एक बीमारी है, और आप समझिए कि आज की डेट में ओबेसिटी की पैंडेमिक हो रही है, पूरी दुनिया में ओबेसिटी फैल रही है, और इसके नतीजे में तकरीबन 100 ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं जो बहुत सारी बीमारी को पैदा करते हैं। आप एक ओबेसिटी के मरीज को डायग्नोज करते हैं और इस ओबेसिटी के मरीज की ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं। आप इसका ट्रीटमेंट को, इसका मैनेजमेंट को प्लान करते हैं। तो मैनेजमेंट प्लान करने में जो ओबेसिटी के का बुनियादी मैनेजमेंट प्लान है वो नंबर 1 है इलाज बिल ग़िज़ा। इलाज बिल ग़िज़ा का मतलब फिर यहाँ पे है कि आप उस पेशेंट का, ओबेसिटी के पेशेंट को BMI को कैलकुलेट करें, और BMI कैलकुलेट करने के बाद आप देखें कि आपको इसको कितने कैलोरी हमको एनर्जी देनी है। तो अब जो आपको उसको लो कैलोरी एनर्जी देनी है, उससे
उसको 1200 कैलोरी की एनर्जी की डाइट देनी है। तो आपको डाइट में जो अल्टरेशन करना है दैट इज इलाज बिल ग़िज़ा। और मैं बड़े यकीन के साथ कहता हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा है कि ओबेसिटी जो है दिस इज द डिसीज ऑफ कैलोरिक इम्बैलेंस। आपका कैलोरी इंटेक और कैलोरी एक्सपेंडिचर का इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसका बुनियादी उसूल ये है कि कैलोरी इंटेक को आप कम करें, यानी ग़िज़ा को आप तरतीब दें। तो आप एंटी मतलब ओबेसिटी रिड्यूसिंग डाइट को आप प्रोवाइड करेंगे, वो इस तरह से करेंगे कि आप कैलोरी को कैलकुलेट करें। दिस इज पार्ट ऑफ इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल ग़िज़ा। दूसरी बात ये कि कैलोरी के एक्सपेंडिचर को आपको बढ़ाना है, तो दैट इज रियाजत। दो ही इसके बेसिक उसूल हैं, कैलोरी इंटेक को कम करना, कैलोरी एक्सपेंडिचर को बढ़ाना। तो अब आप फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दें, डाइट को कम कर दें, दोनों को दोनों चीजें तदबीर हो गई। दोनों की दोनों एक चीज है कि आपको तदाबीर ग़िज़ा करना है, दूसरे में आपको पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए बताना है, रियाजत के मिलाने में कि आपको इतने कैलोरी कंज्यूम करने। रियाजत के सबसे अच्छी चीज तो आप जो है वो फिजिकल एक्टिविटी करें, मॉर्निंग वॉक करें, बैडमिंटन खेलें, या आप ट्रेडमिल एक्सरसाइज आ गई है। तो अगर आप इसको प्लान करेंगे तो तदबीर का पार्ट होता है ये। दूसरी बहुत सारी इसके अलावा दूसरी तदाबीर भी हैं जो ओबेसिटी के लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे तारीख है, तारीख कहते हैं एक्सेसिव डायफ्रोसिस या हम्माम है। हम्माम और तारीख ये दोनों की दोनों चीजें, ऐसे हमारे पास आजकल इक्विपमेंट डेवलप हो गए हैं जिसमें पेशेंट को हम हाई टेम्परेचर में बिठाते हैं, जिससे उसके एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। तो इससे क्या होता है, इससे कैलोरी लॉस होता है। इसी तरह से हम्माम हम उस पेशेंट का कराते हैं, हम्माम का ट्रेडिशनल तरीका है। तो अब क्या होगा, हमने ग़िज़ा को लो कैलोरी डाइट दी, हमने पेशेंट के रियाजत को एडवाइस किया, हमने पेशेंट को लगता है सर किसी टेक्निकल इशू की वजह से लेफ्ट हो गए हैं। मैं ऑर्गेनाइजर से कहूँगा कि स्टूडेंट्स के अगर कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिलहाल सर आज फिलहाल ओके ओके रणवीर साहब मैं आ गया ऑनलाइन। हेलो यस सर सुन रहे हैं। ऑनलाइन साहब नेट प्रॉब्लम हो गई थी, मैं आ गया हूँ। हाँ, स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं वो पूछें। तो मैं ये बता रहा था कि आपको बीमारियों को पहले देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद कौन सी तदबीर उसमें करनी है उस तदबीर को अप्लाई करना पड़ेगा। हाइपरटेंशन के बारे में बता रहा था कि फिर आपको लो सोडियम डाइट में आपके अलग प्लान होगा, डाइटरी प्लान। फिर अगेन एक्सरसाइज का उसमें रोल आ जाता है। इसके अलावा फिर यूनानी में जो कुछ थेरापीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वेट कपिंग थेरापी है और वो भी कुछ रिसर्च स्टडीज प्रिलिमिनरी ऐसी हुई हैं, इसमें वेट कपिंग थेरापी से ब्लड प्रेशर उसका लो किया जा सकता है। तो इस तरह से हमको रेजिमेंट प्लान करने पड़ेंगे। इसमें बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल पर अभी रिसर्चेज हो रही हैं और बहुत से इसके वंडरफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अलग अलग थेरापी में खासतौर से रेजिमिनल थेरापी जो आपकी मस्कुलोस्केलेटल डिसीजन है, फॉर एग्जांपल जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लो बैक एक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, इसमें देयर आर नंबर ऑफ थेरापीज, नुतूल है, टिकोर है, जिमाद है, और जो आपके ये जो शॉर्ट वेव डायथर्मी, लॉन्ग वेव डायथर्मी, दरअसल जो है जो हमारे यहाँ ये हार तदाबीर है, इसकी ही ये मॉडिफाइड चीज़ें हैं जो मॉडर्न के लोगों ने इसको फिजियोथेरेपी के लेवल पर इस्टेब्लिश कर लिया है। ऐसा नहीं, हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इवन ये
जो इलाजी तदबीर का सिलेबस है उसमें फिजियोथेरेपी की बेसिक मॉड्यूलिटीज जो है वो मौजूद है। तो किसी एरिया कन्फाइंड है कि हमको एरिया डिसाइड करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली तदाबीर देनी पड़ेंगी। इवन पैरालिसिस का वार्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में है, जहाँ पे हम मुंजिल थेरापी और उसके बाद मसाज थेरापी और उसके बाद एक्सरसाइज थेरापी से इन बच्चों का आप जरूर विजिट कराइए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का, या जो लोग तनवीर साहब को मालूम है जो वहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वहाँ पे हमने न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू किया हुआ है जो प्योरली इलाजी तदबीर बेस्ड है। तो उससे हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और हमारे बच्चे जो हैं वो न्यूरो रिहेबिलिटेशन का सेंटर भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं इन थेरापीज के बेस के ऊपर। देयर इज ट्रेमेंडस रिजल्ट इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर pertaining to a treatment of the इलाज विद तदबीर इंटरवेंशन। थैंक यू सर। बच्चों का एक क्वेश्चन है कि विच कोर्स यू प्रेफर मोस्ट आफ्टर बीयूएमएस। उनका पूछना है कि बीयूएमएस के बाद कौन सा कोर्स आप प्रेफर करेंगे? फर्स्ट एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, सेकंड एमएस एनाटॉमी, थर्ड पीजी, फर्स्ट पीजी इन यूनानी। मतलब वो बच्चे देखिए, ऑब्वियसली बच्चों को सबसे पहला एम हायर एजुकेशन पे होना चाहिए, एंड दैट इज हायर एजुकेशन इज द बेस्ट अपनी ओन फील्ड में। दैट शुड बी एमडी इन यूनानी मेडिसिन और एमएस इन यूनानी मेडिसिन। ये फिर बच्चे के अपने इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि वो एमएस यूनानी में जाना चाहता है या एमडी यूनानी में जाना चाहता है। अगर हमारे बच्चे तो प्रायोरिटीज होनी चाहिए उनकी। अगर हमारे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन में सेलेक्ट नहीं हो पाते देन देयर आर लॉट ऑफ पीजी डिप्लोमा कोर्सेस, उसको वो ऑप्ट कर सकते हैं। थर्डली दे कैन गो फॉर एलाइड कोर्सेस, जैसा कि मैंने बताया कि एमएससी फिजियोलॉजी, एमएससी एनाटॉमी, मैनेजमेंट कोर्सेज, एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवन एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च, दैट शुड बी द थर्ड ऑप्शन। क्योंकि हमको हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस फील्ड में हमने ग्रेजुएशन किया है हम उसमें अपने आप को एक्सेल करें। और अगर उस फील्ड में हमको, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, अगर 2000 बच्चे हमारे पोस्ट अंडर ग्रेजुएट में निकलते हैं तो पीजी में जो बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे जो हैं वो 300 बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अदर बच्चे क्या करेंगे? आइदर वो जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे या अदर कोर्सेज पे जाएंगे। तो इवन दो द प्राइवेट प्रैक्टिस इज द बेस्ट ऑप्शन। आपको इंडिया में जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, इसमें डॉक्टर्स की बड़ी कमी है। तो जो बच्चे जो हैं इन कोर्सेज में हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते हैं, दे शुड एस्टेब्लिश देमसेल्फ एज ए क्लिनिशियन। उनकी क्लिनिकल डायग्नोसिस होनी चाहिए, उनका ट्रीटमेंट सही आना चाहिए। अगर उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, दे कैन गो फॉर प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस इज नॉट ए बैड ऑप्शन, इट इज ए गुड ऑप्शन। मैं सोचता हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग जो मेरे साथ एमडी में नहीं आ पाए थे, बाद में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किए, दे आर मोर सक्सेसफुल देन मी। तो ये तो अपने इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि क्या बीयूएमएस में गैप हो जाने के बाद पीजी करने में कोई परेशानी आती है? देखिए, ऐसा गैप जितना ज़्यादा होता है, आदमी अपने उसके प्रिपरेशन में भी और उसमें काफ़ी गैप पैदा होता चला। किसी भी सिस्टम में आपने अगर 1 साल 2 साल अगर कोई बच्चा से गैप करता है तो नो हार्म नो प्रॉब्लम। बट बहुत सारे बच्चे हमारे 2 साल 3 साल 4 साल कि हमको नहीं एमडी में ही करना है किसी से, उससे आप अपने आप को सेटलमेंट में बहुत पीछे करते चले जाते हैं। तो ये आपका जो डिसीजन होना चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जिस दिन बीयूएमएस में आप कोर्स लें उस दिन अपने एम्स ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करें और उस पर डिटरमाइंड रहें। और एक ऑप्शन मैं समझता हूँ, अगर आपको एमडी में फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, जस्ट यू गो फॉर सेकंड अटेम्प्ट, देन यू चूज सम अदर ऑप्शंस। आपके पास ऑप्शंस खुले हुए हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गैप करेंगे आपके लाइफ स्पैन में और आपके सर्विस स्पैन में उतनी कमी होती चली जाती है। तो डोंट वेस्ट। सवाल सर आया है कि मोर देन 1 ईयर फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमडी। यस सर, कि फार्मेसी ओपन करने के लिए जरूरी है कि क्या हम एमडी इल्मुल अदविया में करके ही कर सकते हैं या सैदला की एमडी करना जरूरी है? ओनली बीयूएमएस डिग्री इज सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट अबाउट फिजिकल रिहैबिलिटेशन इन बीयूएमएस? फिजिकल रिहैबिलिटेशन इन बीयूएमएस, इस किस कंटेक्स्ट में आप पूछना चाहते हैं? ये किसी ने पूछा है कि फिजिकल रिहैबिलिटेशन किस तरह से करेंगे, क्या पॉसिबल है बीयूएमएस करने के बाद ये करना?
रैंडम सवाल है सर। इसी तरह से एक सवाल आया कि फिजियोथेरेपी कर सकते हैं बीएमएस करने के बाद, फिजियोथेरेपी का कोर्स। व्हाई यू गो फॉर फिजियोथेरेपी? बीएमएस जो है आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे। इवन फिजियोथेरेपी इज नॉट एट पार ऑफ बीएमएस। बीएमएस से सेकंड आप एट पार ऑफ एमबीबीएस में आ रहे हैं, आप एट पार बीएमएस में आ रहे हैं। फिजियोथेरेपी बनने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट बनेंगे। यहाँ पे आप क्लिनिशियन बने हुए हैं सबसे पहले। तो फिजियोथेरेपी इज ए टेक्नीशियन। फिजियोथेरेपी कोर्स जो है, फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स जो है वो टेक्नीशियन का कोर्स है। तो व्हाई यू विल चूज फॉर दैट? आप उससे हायर लेवल पे जाइए, आप उससे हायर लेवल पे जाइए। तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि बीएमएस करने के बाद कोई फिजियोथेरेपी बीपीटीएच या एमपीटीएच करे। इलाज भी तदबीर में एमडी, इसमें अच्छे खासा फिजियोथेरेपी का कोर्स कवर होता है एंड इट इज ए मास्टर डिग्री। तो आपको कभी भी अपने आप को डिवैल्यूएट नहीं करना है। कि बहुत सारे लोग, जैसे अलीगढ़ में बहुत पहले एक कोर्स शुरू हुआ था कि वो डिप्लोमा पैथोलॉजी टेक्नीशियन, जिसकी एलिजिबिलिटी 10+2 थी। आप किसी भी ऐसे कोर्स को ना करें जिसकी एलिजिबिलिटी 10+2 को, आपको वो कोई भी कोर्स अडॉप्ट करें जिसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन कोर्स हो। तो वहाँ पे जिस तरह से फिजियोथेरेपी का जो कोर्स है उसकी भी एलिजिबिलिटी 10+2 है और बीएमएस की एलिजिबिलिटी भी 10+2 है। तो वहाँ पे तो आप अपने आप को डिवैल्यूएट करेंगे और अपने टाइम वेस्ट करेंगे। तो हाँ, आप उसमें अगर आपको हायर कोर्स में पीएचडी में एडमिशन मिलता है देन यू गो अहेड। और अब आपको लोग पीएचडी में एडमिशन दे रहे हैं। अभी ये पहला चांस है कि आईआईटी बॉम्बे में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी में यूनानी ग्रेजुएट्स को भी टेस्ट देने की परमिशन दी गई है। मैं उसका, मेरे पास उसका रेफरेंस नहीं, वरना मैं आपको एमडी है या बीएमएस है तो अदर डिसिप्लिन में आप बीएमएस और एमडी करने के बाद भी हमारे हमदर्द में प्रोफेसर असलम साहब हैं, उन्होंने केमिस्ट्री में, अप्लाइड केमिस्ट्री में पीएचडी किया। हमारे प्रोफेसर अशर खदीर साहब हैं, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में हिस्ट्री में पीएचडी किया है। तो आपको ऊपर अपवर्ड सोचना चाहिए, नीचे नहीं सोचना चाहिए। जो बच्चे हमारे बहुत से डिमोरलाइज होकर के नीचे के कोर्सेज में चले जाते हैं। इवन एक बहुत ही गलत ट्रेंड है वो यूएमएस के लोगों में कि उनको अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है तो पता चला सऊदीया में उनको जॉब जो है वो कंपाउंडर की मिल रही है, नर्स की मिल गई, वहाँ चले गए। व्हाट इज दिस? आप डॉक्टर होने के बाद जो है वो आप नर्स का कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको वहाँ पे थोड़ी सैलरी मिल जा रही है, अपॉइंटमेंट मिल जा रहा है। व्हाई नॉट यू स्टार्ट वन क्लिनिक? आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? तो आपको कोई भी कोर्स जो ज्वाइन करना है वो आपके या तो एट पार से ऊपर होना चाहिए या बेसिक एबिलिटी उसकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए कतई तौर पर सजेस्ट नहीं करूँगा। ये हमारे डिग्री का भी जो है वो ह्यूमिलेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। स्टूडेंट्स आप सर को सुन रहे थे और बहुत कीमती वक्त सर आपसे लिया। इसके लिए आपका शुक्रिया इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, इन बच्चों की तरफ से। इन लोगों को एक खाका मिल गया बहुत अच्छे तरीके से कि किन किन फील्ड्स में हम अपने आप को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यूनानी सिर्फ बीएमएस करके भी किस तरह से इंडस्ट्रीज़ में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ पर क्लिनिकल वर्क हो रहा है वहाँ हर जगह हमारी मौजूदगी दर्ज की जा सकती है। हायर स्टडीज़ में हम कैसे जा सकते हैं अपने आप में। सर का सफ़र भी शायद वक्त कम था तो नहीं आप लोग जान पाए, मैं कभी बताऊंगा कि सर का सफ़र अपने आप में एक अचीवमेंट है। बहुत सारे अवार्ड सर ने जो टीचिंग के पर्पज़ से, रिसर्च के पर्पज़ से गवर्नमेंट की अपेक्स बॉडीज़ ने सर को दिया है। तो वो एक बड़ी बात आप लोग के लिए मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि जितनी पर्सनालिटीज़ आपके सामने आ रही है वो अपने आप में अचीवर्स हैं। अचीवर्स इस फील्ड के टॉप पे, वेदर आप प्रोफेशनल हैं, आप मॉनेटरी गेन की वजह से समझ सकते हैं या नाम है या फिर उनका सेटिस्फेक्शन लेवल है इस कोर्स को लेके। तो जो टॉप की अथॉरिटीज़ हैं वो अलग अलग बॉडीज़ में आपको यही 2-3 चीज़ तो चाहते हैं कि पैसे हो, नाम हो और अपना सेटिस्फेक्शन हो। उन सारी चीज़ों को जब गौर से आप महसूस करेंगे हमारे प्रेजेंटर्स में तो आपको बाद में जाके शायद और ज़्यादा एहसास हो कि वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो ये करिकुलम के थ्रू आपको मिल पा रही है, इससे पहले किसी बैच को नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला। तो आपका जो लेवल होगा यूनानी में अपना टाइम, वक्त और क्रिएटिविटी इन्वेस्ट करने का, वो पहले के किसी भी बैच से ज़्यादा होगा। सर का सबकी तरफ से शुक्रिया। सर ने आप हमारे लिए वक्त निकाला और ये मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि सर को थोड़ी सी इंतजार करने के बाद सर तैयार हो जाते हैं अपने इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी। इंशाल्लाह सर पीजी के रिलेटेड जो आया है उसके रिलेटेड भी इंशाल्लाह आपको तकलीफ देंगे बाद में। वो एक अलग सा सेलेक्टिव प्रोग्राम्स होगा जिसमें सर से मदद ली जाएगी। यहाँ किस तरह से हम चूज़ करें टॉपिक को और रिसर्च का ओरिएंटेशन ऐसा हो जो जल्दी ही विजिबल भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।
स्टूडेंट्स अभी प्रोफेसर अनवर साहब को आप सुन रहे थे। इसके बाद का जो प्रेजेंटेशन आया चाहता है वो एफ एस ईरानी सर का था। सर